Bismillahirrahmanirrahim. Biology first year National Book Foundation. We are going to start the chapter number 4. चैप्टर नेम बायो इनर्जेटिक्स इंतहाई अहम चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें इसकी आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डीप जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रोल ऑफ लाइट और सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बचपन से हमें टीचर पढ़ाते आए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने सारी बात पढ़ा कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ऑक्सीजन का आना, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बाद नजर में। यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ी सी बातों को हम डीप लेके चलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें आपके पास प्रॉब्लमेटिक है। बस इतनी सी बात याद रखें कि लाइट क्या रोल प्ले करती है किसमें, फोटोसिंथेसिस के अमल में। अब लाइट है क्या, लाइट के बारे में हम डीपली भी पढ़ चुके हैं। लाइट बेसिकली आपको पता है दो तरह के नेचर रखती है, एक वेव नेचर है, एक उसका पार्टिकल नेचर है। ये सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स के चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे चंद बातें लिखवाई जाएंगी और आपसे गुजारिश है जिस तरह आपको प्रेजेंटेशन करवाई जा रही है ऐसे ही लिखें, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको बुक से लिखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अब लाइट आती कहाँ से? सूरज जो आपके घर भी आता है, मेरे घर भी आता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। सूरज किसका मेन सोर्स है सर? ये बड़ी काम की बात है सर, ये टॉपिक लाइट से इंटरलिंक है और लाइट कहां से आ रही है? सूरज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको बताएगा कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो कहते हैं सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट इज द एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज द एनर्जी दैट ट्रेवल्स, जो ट्रेवल होती है किस तरह? दैट ट्रेवल्स in the form of electromagnetic waves, of different wavelengths। बस इतनी सी बात जरा लिखे फिर इसको समझते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। ये बात आपको पता है, क्लास 10 में हमने फिजिक्स में वेवलेंथ के बारे में पढ़ा। पीक पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं, डीप जो हमारा पॉइंट उसको हम ट्रफ कहते हैं। दो क्रस्ट के दरमियान में डिफरेंस हम उसको वेवलेंथ कहते हैं। कहते हैं सूरज जो है ना, लाइट का मेन एनर्जी है, उसका सोर्स है। और लाइट इज द एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मुख्तलिफ उसकी वेवलेंथ होती है, हमें ये बात पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं सर? ठीक है जी, वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से पैदा होना, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पूरा चैप्टर में बड़ा डीपली पढ़ा के आ चुका हूँ। फिजिक्स तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैंने ये बात बोली है कि मुख्तलिफ वेवलेंथ है। स्टार्ट में लाइट की जो वेवलेंथ है ना, जो सन से आपके पास लाइट आ रही है, स्टार्ट में उसकी वेवलेंथ अगर आप देखें तो उनके दरमियान में, मतलब अगर ऐसे वेव्स बन रही है तो क्रस्ट के दरमियान में फासला कम करते 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 वो फासला एक वक्त आता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी तरह इसी रेंज में मुख्तलिफ रेंजिंग है। रेंजेस में हम क्या करते हैं, उनको नाम देते हैं। कोई हमारे पास रेडियो वेव्स बन जाती है, कोई गामा रेज बन जाती है, कोई यूवी बन जाती है, कोई इंफ्रारेड बन जाती है। बेसिकली यही लाइट का सोर्स है। जो लाइट का सोर्स सन है सर, वहां से लाइट आपके पास आ रही है। अब जो जमीन पे आती है आपके पास, जमीन पे कितनी अमाउंट पे आती है, किस तरह आती है, वो चीज आपके लिए काबिल गौर है। लिखिएगा, वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम लेस देन नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी होती है? स्टार्ट में बहुत छोटी है। वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम लेस देन नैनोमीटर। और जो लेस देन नैनोमीटर हो, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, इतनी छोटी वेवलेंथ इसको जिसकी हो, उस तरह की वेव को हमने क्या नाम दिया था? आज से पहले भी हम लेके आए, उसको हम गैमा रेज का नाम देते हैं। वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम लेस देन नैनोमीटर कॉल्ड गैमा रेज टू मोर देन अ किलोमीटर, टू मोर देन अ किलोमीटर। और जो किलोमीटर से भी ज्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो वेव्स। ठीक है, देखें रेडियो वेव ट्रांसमिशन इसलिए हमारे पास हो जाती है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है, ये बात आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स इसीलिए हमारे पास पहुंच जाती है, दूर से ट्रांसमिट होते हुए, और हमारे पास गैमा रेज नहीं पहुंच पाती।
क्योंकि वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक हो गया। अब ऐसा है, ये थोड़ी सी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, साथ जो पॉइंट जिस तरह लिखवा रहा हूँ आप इसी तरह प्रेजेंट करें, इसको इसमें कोई नई चीज नहीं है, साथ साथ एक एक पॉइंट को ब्रीफ करता जा रहा हूँ। द फुल रेंज ऑफ electromagnetic radiation in the universe, the full range of electromagnetic radiation in the universe, ठीक है। अभी आपको मैं बना के बताता हूँ, उसका पूरा स्पेक्ट्रम बना के बताता हूँ। द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड electromagnetic spectrum, is called electromagnetic spectrum, ठीक है। द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर आप कहना क्या चाहते हैं? बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा एक और चीज भी याद रखें, ये आपके लिए एमसीक्यू आ सकता है कि हम इनको किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं या हम कैसे देख सकते हैं। तो एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसकी मदद से ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपको मैं बना के बताता हूँ, रफ सा एक टेबल बना लें, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास सबसे पहले छोटी वेवलेंथ की कौन सी है? गैमा रेज। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी फिर आपके पास हैं एक्स रेज, फिर आपके पास यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज। ये सेंटर में ना इस लाइन को रेड कर दें या ब्लैक कर दें आप, इस ये आपके पास बताता हूँ क्या चीज़ है, मेन गेम इसी पैड में सारी। फिर इसके बाद और आपके पास बढ़ती जा रही वेवलेंथ, उसको हम इंफ्रारेड कहेंगे। फिर आपके पास मजीद बढ़ेगी, उसको हम क्या कहेंगे, आपके पास गैमा रेज है, एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, इंफ्रारेड रेज है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती है लाइक रेडियो वेव्स है, ये आपके पास क्या है, रेडियो वेव्स, ठीक है। ये आपने टेबल इस तरह बना लेना, इसकी रेंजिंग बताते हैं कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक ये होती है रेडियो वेव्स। ये चीज़ आपको ये टेबल आपने बना लेना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कितने नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर कितने किलोमीटर तक जाती है। टेबल आपने ऐसे ही साथ बनाना है, लाजमी बनाइएगा। गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, फिर बीच में आपने एक ये छोड़ना है पॉइंट। फिर यहाँ पे इंफ्रारेड रेज हैं, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगी, माइक्रोवेव्स, और ये आपके पास आखिर में क्या, रेडियो वेव्स। तो मैंने आपको बताया रेंजिंग कहाँ से सेवरल नैनोमीटर से स्टार्ट होती है और सेवरल या फ्यू किलोमीटर तक जाती है, जिसको मैंने रेडियो वेव्स का नाम दिया है। कुछ बातें आपको मजीद लिखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विजिबल लाइट इज ओनली, ये पूरा आपको स्पेक्ट्रम बना के बता दिया, ये यहाँ से यहाँ तक। विजिबल लाइट इज ओनली अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, विजिबल लाइट जो हमें नजर आ रही है, जो आप ये सोचें कि जो अर्थ पे आ रही है, वो क्या है बेसिकली, ये सारा फिनोमेना आपको पता है। ये आपके पास ओजोन लेयर है, ओजोन के बारे में आपने पढ़ा। तो सिर्फ वो प्योरीफाई करके या अपनी विंडो से वही रेज नीचे भेज रही है जो हमारे लिए मतलब फायदेमंद है। तो बाकी जितनी भी रेज वहां से निकल रही है उसको वापस जो है ना उसमें स्पेस में दोबारा उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा वहाँ पे वापस भेज देती है। तो विजिबल लाइट इज ओनली अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, विच इज नॉट ओनली सीन बाय नेकेड आई, जो सिर्फ नेकेड आई से नजर नहीं आती, विच इज नॉट ओनली सीन बाय naked eye but effective for the process of फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जो आप देख रहे हैं ना लाइट आती हुई आप सन से आते हुए जो हमें नजर आ रही है, ये बेसिकली विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट सिर्फ हमारे नेकेड आई से नजर नहीं आती, ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखिएगा, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज के दरमियान में छोटा सा जो रीजन है ना, ये छोटा सा रीजन जो आपकी बुक पे रेड हाईलाइट हुआ होगा,
ये छोटा रीजन, इसकी वेवलेंथ कितनी है 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक, ये आपके पास विजिबल लाइट और लाइफ एग्जिस्ट इन ऑन दैट स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड। सिर्फ लाइफ जो है ना हमारी वो इस स्पेक्ट्रम में आप ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है, जिंदगी सिर्फ इसी में पाई जाती है। जिंदगी से मुराद कि लाइट विजिबल रीजन ये यहाँ से यही चीज हमें नजर आ रही है, इसी का नाम लाइट है जो हमारे पास नीचे जमीन पे पहुंचती है। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। जितनी किसी की वेवलेंथ कम है, ये जरा गौर करें, अब हमने कहा गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, लेकिन इसकी एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, तो एनर्जी आपके पास कम हो जाएगी। ये पॉइंट आप खुद बना सकते हैं। स्मॉलर द एनर्जी हायर द वेवलेंथ, हायर द एनर्जी स्मॉलर द वेवलेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंपल यही मतलब है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो अब बेसिकली क्या है, हमें एक और चीज के बारे में भी बखूबी इल्म है कि लाइट आपके पास ड्यूल नेचर रखती है। आपको स्टार्ट में बताया लाइट की ड्युअलिटी नेचर है। लाइट आपके पास एज अ वेव नेचर भी शो होती है और आपके पास एज अ पार्टिकल भी शो होती है। तो पार्टिकल में जब लाइट शो हो, बल्कि लिख लीजिए मैं आपको बताता हूँ, लाइट ऑल्सो एक्ट एज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। लाइट ऑल्सो एक्ट्स एज अ beam of light of particles, बल्कि लिखे लाइट ऑल्सो एक्ट एज अ बीम ऑफ पार्टिकल, देखिएगा बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये सारी गेम किसकी, फोटोन की। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड फोटोन। ठीक हो गया, कॉल्ड नॉट अ प्रोटॉन, इट्स अ फोटोन। फोटो का मतलब ही लाइट होता है बेसिकली। लाइट आल्सो एक्ट एज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड फोटोन। शॉर्टर द वेवलेंथ, ये बात आपने खुद लिखनी है, शॉर्टर द वेवलेंथ, हायर द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द फोटोन, और ग्रेटर द वेवलेंथ शॉर्टर द एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है जी। सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आखिरी पॉइंट लिख ले बस, को क्लोज करते हैं टॉपिक। सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सन रेडिएट ये पूरा स्पेक्ट्रम देता है। सन आपके पास यहां से लेकर यहां तक सारी रेडिएशन को इमिट करता है, खाली लाइट को नहीं करता। बट होता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ, जो पूरा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बट एटमोस्फेयर, लेकिन जो आपका एटमोस्फेयर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बट एटमोस्फेयर एक्ट लाइक अ विंडो, एक्ट लाइक अ selective window allowing, किसको अलाउ करती है, allowing visible light to pass, सिर्फ आपके पास जो यहाँ पे ना, मैंने आपको बताया कि जो ओजोन है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर सिर्फ यहाँ पे एक, आप ये सोचें कि जो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक का स्पेक्ट्रम है जो विजिबल है, सिर्फ उन लाइट को नीचे पास कराती है। ये खिड़की बनी हुई ओजोन में जो यहाँ से सिर्फ इन लाइट को नीचे लेके आती है। बाकी जो रेडिएशन, ये पूरा स्पेक्ट्रम, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, पूरी रेडिएशन इमिट करता है, लेकिन ओजोन लेयर इसको रोकती है और वापस इसको एटमोस्फेयर में भेज देती है। अब ये देखिए, हम सुनते आ रहे हैं यार ओजोन डिप्लीशन हो रही है, आस्ते आस्ते ओजोन लेयर कमजोर पड़ रही है। अगर ओजोन लेयर कमजोर पड़ गई तो ये वो रेज हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। गैमा रेज होगी, ये लाइक आपके पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये डायरेक्टली जब इंसान ये पेनिट्रेट, ये गैमा रेज की बात अगर आप देखें तो डायरेक्टली जब ये आएंगी ऊपर से बॉडी में पेनिट्रेट होंगी तो फिर कैंसर कॉज हो जाता है। लेकिन अल्लाह ना करे, कुदरत पहले का निज़ाम है, ये ओजोन लेयर सिर्फ लाइट को ही यहाँ से पास करती थी। मैंने ये बात लिखी कि सन रेडिएट फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सूरज अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता, बट एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ सेलेक्टिव विंडो अलाउइंग विजिबल लाइट टू पास व्हाइल स्क्रीनिंग आउट
अदर रेडिएशन। वेल ये बात लिख लीजिएगा, स्क्रीनिंग आउट अदर रेडिएशन। तो बाकी रेडिएशन को बोलता है भाई साहब आपको यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं, सिंपल एक बैरियर लगा हुआ है, एक रुकावट है, एक चेक पोस्ट है जो कुदरत की तरफ से लगाई गई है। सिर्फ वही लाइट नीचे आ रही है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए यूजफुल है, जैसे लाइट, विजिबल लाइट जो हमें नेकेड आई से नजर आती है, और वही हमारे फोटोसिंथेसिस के अमल में काम देती है। ये आज हमने रोल ऑफ लाइट पढ़ा, इंशाल्लाह इसमें रोल ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ेंगे, और जब हम इसके बाद पिगमेंट्स में जाएंगे तो तभी ये टॉपिक हमें पूरा समझ आएगा। आज लाइट का रोल था, लाइट के बारे में हमने बता दिया कि ये कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए काबिल इस्तेमाल है। टॉपिक अभी एंड नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगला रोल पढ़ेंगे तब भी जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है बात यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, दुआ में याद रखें।